मुश्किल भरे ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार, जहां दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत, करेंसी मार्केट में कोहराम और इस बीच आज है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हमारे लिए एक्सपायरी है, नतीजे ढेर सारे आ रहे हैं, मार्केट्स का मोमेंटम टूटा है और उसके बीच में जो नई परेशानी आ गई करेंसी मार्केट के, इतनी सारी चीजें एक ही दिन में सर। बिल्कुल दीप, और इन्हीं का पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन की कहां से करनी है शुरुआत वो देख लें, क्योंकि संकेत ढेर सारे हैं, ट्रिगर्स ढेर सारे हैं, बात करने के लिए बहुत कुछ। अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही, 100 अंकों की डाउन, नैस्डैक में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्शन इक्विटी मार्केट के बाहर था। बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं, 4.15% के आसपास, और 2 साल के बॉन्ड यील्ड्स 4.5% के पार निकलते हुए दिखे हैं। नतीजों के लिहाज से बिजी डे है आज। निफ्टी की 5 और वायदा कारोबार की 11, यानी कि टोटल मिलाकर एफएनओ की 16 कंपनियों के आएंगे आज रिजल्ट। कल देर शाम आए नतीजों पर भी रहेगा एक्शन, ढेर सारे रिजल्ट्स आए, ज़्यादातर कमज़ोर, एक दो अच्छे भी, इन पर भी रहेगा पूरा एक्शन। और एक नया खिलाड़ी आज बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में, 2 गुना भरा था ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का आईपीओ। देखते हैं कहाँ होगी लिस्टिंग और क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा ट्रिगर्स। क्या हो गया सर? मतलब मुझे थोड़ी चिंता वाली बात दिख रहा है। मुझे कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? ज्यादा लंबा हो गया एक्चुअली। हांगकांग के बाजार पर फिर से नजर पड़ गई। तो अगर मैं आपको सही पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि आप ये सोचे मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। इतने सारे खराब चीजें हुई है जिनके बारे में डिस्कस करना है, तो जो ज्यादा सबसे खराब लग रही है वहीं से शुरू करिए। आई थिंक एशिया में जो इस समय आज सुबह दिख रहा है, क्योंकि यूएस वैसे देखें सर 100 पॉइंट ही गिरा है, ठीक है, 450 पॉइंट के रेंज पे कारोबार था, तो उतना परेशानी नहीं है। बट जिस तरह से आज एशिया रिएक्ट कर रहा है, हांगकांग देखिए सर 2.5% नीचे आपको हांगकांग दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले 3% नीचे था। और जिस तरह से एशिया की करेंसीज पर दबाव है, कल तो हमारे रुपए ने एक बार दिखा दिया था, पर आज सुबह जो एशिया की करेंसीज पर हो रहा है, ये क्या चल रहा है सर? देखो, मैं हांगकांग से तो नहीं डर रहा, न चाइना से डर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि ये तो तीनों कल भी गिरे थे। ठीक है, ये कल भी गिरे थे और ये आज भी, चाइना, ताइवान, हांगकांग, ये तीनों ही बाजार कल भी गए थे, आज भी गए। ठीक है, तो इनको हटा के आप कितना डरना वो डिसाइड करते हैं। निकेई 1.25%, 1% नीचे है, कोस्पी 1.25% नीचे है, माफ कीजिएगा, और स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है, हल्का सा लाल निशान में। तो हल्की हल्की कमजोरी है 1% के आसपास की एशियाई बाजारों में, वो हमारे डर की बात है, यानी कि संकेत थोड़ी कमजोरी के। अब आइए, जिससे डर है वो करेंसी मार्केट है। यस सर। और करेंसी मार्केट में क्या हुआ वो एक बार समझ लीजिए। कल ही हमने संकेत देख लिए थे, जब हमारा रुपया लाइफ टाइम लो पर जाकर बंद हुआ, 83 के लेवल को तोड़कर 66 पैसा, है ना, 66 पैसा। एक दिन की बड़ी गिरावट में से एक कल करेंसी मार्केट। और करेंसी मार्केट की समस्या खाली हमारी अपनी होती तो हम गिर जाते, हम बढ़ जाते, अलग बात है। दिक्कत ज़्यादा तब है, ऐसे सुनने में देखने में ये थोड़ी रिलीफ वाली लगती हुआ था ना। आजकल तो बिजली जाती नहीं है, पहले हम बचपन में थे तो बड़ी लाइट जाती थी, और जब भी लाइट जाती थी तो हम 2 काम पहले करते थे बच्चे। पहला तो जोर से चिल्लाना, हो एकदम, है ना, लाइट गई, हाँ हो, मतलब ताकि। और दूसरा काम ये कि बाहर निकल कर देखना खाली हमारी गई है, पूरे मोहल्ले की गई है, पूरी शहर की गई है। बिल्कुल ठीक है, ये 2 काम होते थे 100% जो छोटे शहरों में पहले रहा करते थे, आज भी। तो हमारे यहाँ जी ये करेंसी गिरा है तो सबसे पहला काम तो वो हमारी गिर गई। फिर आप पूरा गांव दुनिया में देख लें कि सबकी गिरी है, और जैसे आपको लगता है सबकी गिरी है तो थोड़ी तकलीफ आपकी कम हो जाती है, दर्द कम फील करते हैं। दर्द तो है हमारे गिरने का, वही हुआ है। येन गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है, यूरो गिर रही है, मतलब युआन भी सम एक्सटेंट जो कंट्रोल करेंसी है वो भी कमजोर हो रही है, वो भी रिकॉर्ड लो पर आ रही है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि डॉलर की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। और डॉलर और बाकी करेंसीज की, डॉलर और रुपए और बाकी करेंसी की इक्वेशन कल हमने आपको समझाई कि किस तरह से डॉलर मजबूत होता है, किस तरह से रुपया कमजोर होता है। सो ये जो नया ट्रिगर आया है ग्लोबल मार्केट में, वो करेंसी से आया है। कल की करेंसी की गिरावट बिना किसी ट्रिगर के हुई है। कल अचानक से नया ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से सारी करेंसी कमजोर और डॉलर अचानक से मजबूत हो जाए। कल ऐसा नया कुछ नहीं था, करेक्ट, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। इसका मतलब क्या है? और आमतौर पर काफी लोग ये मानते हैं कि इक्विटी मार्केट्स को जो संकेत मिलते हैं दुनिया भर में, वो संकेत उससे पहले बॉन्ड मार्केट से आते हैं और उससे पहले करेंसी मार्केट से आ जाते हैं। यस सर, सो कहीं न कहीं जो एकदम इंटेलेक्चुअल समझदार फंड मैनेजर्स, जो लंबा अनुभव रखने वाले लोग हैं दुनिया में इक्विटी मार्केट को लेकर, वो करेंसी और बॉन्ड मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्हें बहुत नज़दीक से देखते हैं। और ये दोनों ही संकेत आपके लिए बड़े ढीले आए हैं। कल बॉन्ड यील्ड्स भी आपकी बढ़कर आई है, 2 साल वाली भी, 10 साल वाली भी। यस सर,
राइट, हाईएस्ट लेवल पर के आस मतलब हाईएस्ट मतलब जो 20 साल के हाईएस्ट लेवल पर चल रही है, बिल्कुल। वो नया इस वक्त का नया बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, हाँ ये ज़्यादा सही शब्द है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हाईएस्ट लेवल आ गया आपका, Yes, sir. ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉलर इंडेक्स उतना नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी 113 के ऊपर आ गया, Yes, sir. वो दूसरी आपकी समस्या। तीसरी चीज़ जो है दीप, वो ये है कि नया जो डर पैदा हो रहा है वो करेंसी से हो रहा है, करेंसी से हो रहा है। और बिना किसी कारण के हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स अलर्ट मोड में ज़्यादा है, सावधानी के मूड में ज़्यादा है। ये नई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, बिल्कुल सर। आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ है। ये नहीं सोचा था कि करेंसी अचानक से गिरे, कारण से गिरे समझ में आता है, बिना कारण गिरना इसका मतलब ये है कि अंदर जाके घुस कर देखें एक ही कारण दिख रहा है, और वो है रेसेशन का। रेसेशन की चिंताएं बढ़ती नज़र आ रही है। कल आप देखिए अमेरिका में जो डेटा है हाउसिंग वाले, जो घर बनवाए जाते हैं वहाँ पर, एक तो घर खरीदे जाते हैं रेडीमेड, एक खुद बनाते हैं, हाँ, करेक्ट। जो घर बनवाने वाला मामला है वो कई सालों के निचले स्तरों पर पहुंच गया, मेरे 20-25 सालों के जो होम लोन की डिमांड आ गई, हाँ वो इतनी नीचे आ गई, 25 साल के नीचे स्तर पर है। यही तो चाहिए वैसे। वैसे कायदे से देखा जाए तो यही चाहिए। ये एक्चुअली अच्छा डेटा है, एक्चुअली डिमांड कम होना अच्छा डेटा है। 25 साल के निचले स्तरों पर डिमांड पहुंच रही है, लोग घर कम खरीद रहे हैं, कम बनवा रहे हैं। सो डिमांड डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इस डिमांड डिस्ट्रक्शन के साथ साथ रेसेशन में जाने का डर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये मुझे लगता है कल अमेरिकी बाजारों को थोड़ा नीचे खींचते हुए लाया है। तो अमेरिकी बाजार कल इस वजह से नहीं गिरेंगे, दुनिया भर की बाकी करेंसी मजबूत है, वो तो डांस करते हैं, हमारा डॉलर मजबूत है, राइट। भले वो इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा ना हो, लेकिन डॉलर मजबूत होना उनको ज़्यादा चिंता नहीं देता, ठीक है ना। उनके लिए चिंता की बात कहाँ आती है, उनके लिए चिंता की बात तब आती है जबकि रेसेशन वाला खतरा बढ़ रहा हो। सो आई थिंक कल हल्की फुल्की गिरावट जो अमेरिकी बाजारों में दिखी वो उस वजह से, ऐसा देखा जाए तो कोई खास थोड़ी गिरे हैं दीप। हमारे बाजार बंद हुए तब 7500 पॉइंट ही तो ऊपर थे डाउ फ्यूचर, उसके सामने 7500 पॉइंट नीचे घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 100 पॉइंट 75 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो इंडेक्स से आज के ट्रेडिंग के मूड का आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आज ये इंडिकेटर नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। जो दिखा रहा है उससे मूड बहुत ज़्यादा खराब है। आज खराब है। तो आज देखते हैं हमारे लिए ट्रिगर क्या है। 9 बजे करेंसी मार्केट में किस तरह की शुरुआत होती है, वो ट्रिगर बन गया। बिल्कुल। तो आज करेंसी हम पर ज़्यादा ट्रेड फोकस करेंगे, आज हम करेंसी पे ट्रेड करेंगे। तो दुनिया भर में देखते हैं डॉलर और करेंसी की इक्वेशन क्या बैठती है, वो राइट। एक बार फिर से डॉलर अब फोकस में आ गया। एक बार जापान का येन वो पुल अप कर देते हैं, 150 का लेवल छूने के लिए तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच चुका है। 32 साल का निचला स्तर है सर, गजब का। हालांकि आमतौर पर जापानीज येन का कमजोर होना जापान के लिए अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि जापान एक्सपोर्ट सरप्लस देश है। जी सर। एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, तो उनकी तो करेंसी कम होने पर सीधा सीधा फायदा उनको ये है कि उनके लिए जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उनकी कमाई बढ़ जाती है। सो नेट नेट उनको नुकसान नहीं है जी। लेकिन वो भी होता है ना कि एक इज्जत भी तो होती है ना भाई, करेक्ट है ना, कितना अलाउ करोगे। हाँ, मतलब आप अपनी करेंसी गिर रही है या गिरने दे रहे हैं या नहीं रुक पा रही है, इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस आपकी करेंसी में कम है, दूसरे में ज़्यादा है। यस सर, तो वो वाली दिक्कत तो है, वो वाली है बिल्कुल। तो आज करेंसी मार्केट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कल तो 66 पैसे गिरा है रुपये, आज देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर आपको आते हुए दिखेगा। अच्छा, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस की अगर 2 दिन की तेज़ी पर ब्रेक लगा है तो हमारे बाजार भी 4 दिनों से तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अच्छे लेवल्स पर कल भी क्लोजिंग मिली है, हालांकि एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा वॉलेटाइल हो गए थे। कैसे समझना है हमारे लिए? ब्रेक हमारे भी लगेगा दीप, लगेगा। और अब आपको लगेगा क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, 125 150 एसजेक्स निफ्टी देखकर कोई भी बोल सकता है ब्रेक लगेगा जी। लेकिन आपको याद होगा कल हमने अच्छी तरह से बहुत स्ट्रांगली सुबह ये कहा था कि आज प्रॉफिट बुकिंग करनी है ऊपर में, बिल्कुल। और आप देखिए हमेशा 16,800 17,000 की रेंज में जब निफ्टी आएगा डर लगेगा, गया ये तो तोड़ दिया नीचे जाएगा, तब हम आपको लगातार कह रहे थे रोज एक दिन SIP कर लो, 9 दिन गिरेगा ज़्यादा, करेक्ट, बिल्कुल। 17,500 के आसपास हायर रेंज है, यस, और वहाँ से आपको कभी भी कुछ भी खराब नहीं लगेगा, और वहाँ से यू टर्न लेता है, बिल्कुल। तो 17,500 600 के आसपास आकर कल थोड़ा तो ट्रेडिंग रेंज को ही आप ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। हायर रेंज पे आने पर कोई न कोई ऐसी खराब खबर आएगी जो नीचे खींचेगी, निचली रेंज पर आने पर कोई न कोई ऐसी खबर आएगी थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, तो थोड़ा करेक्ट होंगे हम, होने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। आज लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी दीप, ऊपर है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ।
बैंक निफ्टी थोड़ा सावधान रहें, बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी बढ़ सकती है जिस तरह का मूल माहौल है। बट हाँ ठीक है, हल्का फुल्का एक करेक्शन होना है। इस करेक्शन में आप कहीं कहीं 17,117,225-50 की रेंज तक पहुंचेंगे, वहाँ पर वहाँ से फिर आगे देखेंगे। सो आई थिंक एक हल्का फुल्का माफ़ कीजिएगा, तो हमारे यहाँ भी ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड से थोड़ा हम हल्का होंगे, बस ठीक है। और दूसरा, आज वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी उस वजह से भी बनती है। वीकली एक्सपायरी के पहले ठीक 4 दिन इस वीकली सीरीज के आपने पॉजिटिव निकाले तो थोड़ी प्रॉफिट मार्केट उस लिहाज से हल्का सा ओवरबॉट है। संकेत थोड़ा सा खराब आया है, लॉन्ग पोजीशन घटने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट कारण है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए आज का सेटअप। थोड़ी परेशानी वाली बात दिख रही है, करेक्शन या फिर एटलीस्ट ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग और खबर थी आज का सेटअप समझे सर, उससे पहले यूके में, क्योंकि यूरोप पर भी हमारी नज़र बनी है, कल बाजार से उतने संकेत नहीं आए बट पॉलिटिकली वहाँ पर भी एक्शन बढ़ गया है। वित्त मंत्री गए थे, अभी रिसेंटली जो उनकी होम मिनिस्टर आई थी जिन्होंने इंडियन वीज़ा पर भी कमेंट किया था, वो भी चली गई हैं सर। हाँ, वो मतलब ब्रिटेन में क्या हो रहा है भगवान ही मालिक है। मतलब जिस तरह की सिचुएशन है, मतलब हर हफ्ते आपके पॉलिटिकल लीडर्स बदल रहे हैं, इससे मतलब खतरनाक कोई चीज़ हो नहीं सकती। मतलब ये फ़र्क होता है, आप अगर आप देखें कि दो देशों के बीच में कि किस तरह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अस्थिरता देश की इकोनॉमी को खराब कर सकती है। बिल्कुल। ब्रिटेन का पाउंड मतलब दशकों तक राजा माना जाता था। यस, ठीक है, ब्रिटेन जिस देश में जाता था जाकर कॉलोनी बना सकता था। यस सर, करेक्ट। मतलब मैंने आंखों से देखा है दीप, मैं गल्फ के देशों में कभी यात्रा कर रहा था और वहाँ पर मेरे आगे लाइन में ना एक दो ब्रिटिश खड़े हैं। मैं जब ओमान जा रहा था, मुझे ऐसे याद है, तो वहाँ पर तो उससे कोई सवाल पूछा गया, जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है, वीज़ा ऑफिसर जो बॉर्डर पे बाय रोड हम जा रहे, आई एम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर। वो भाई साहब मतलब अरोगेंस देखने लायक है। वो तो मतलब ब्रिटिश पासपोर्ट, मतलब आपने मतलब पूरी दुनिया में ऐसे घूमने का वो, हाँ वैसा, मतलब वो लेवल का हम तो चुपचाप दिखा दे, देख लो भाई हमारा ये है, मतलब ये हालत। तो क्या है, लंबे समय तक ये सब चीज़ें चलती नहीं है, एरोगेंस। और ये ब्रिटेन की जो वो लीगेसी थी वो, अब उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो कब कैसे क्या सेटल होगा। ये नहीं सोचा था कि प्रॉब्लम का सेंटर ब्रिटेन बनेगा। लग रहा था यूरोप में दूसरे कोई छोटे मोटे देश निपटेंगे, लेकिन ये तो सबसे बड़ा ही मतलब तकलीफ में आ चुका है। तो होपफुली जल्दी से जो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है आ जाए वापस। लिज ट्रस के भी जाने की बातें हो रही हैं। हाँ, चल रही हैं सर, आई नहीं, उससे पहले जा रही है। बात ये भी चल रही है कि अब चाहते हैं कि लोग बोरिस जॉनसन वापस आ जाए। अभी तो आई है, अभी जाना है, वैसा हाल है। वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही हाल। जितना कम बात करें ठीक है, ब्रिटेन को ब्रिटेन के हाल पे छोड़ देते हैं। वैसे बग्गा साहब आज जुड़ेंगे? हाँ बग्गा साहब, हाँ है ना बग्गा साहब, उन्हीं से पूछेंगे, हम क्यों बात करें। ठीक है ना, चलिए। तो 9:50 सही समय, शुभ मुहूर्त बग्गा साहब से मुलाकात करने। चलिए, तो बाकी ग्लोबल फैक्टर्स बग्गा साहब से करेंगे बात। आज हमारे बाजार, क्योंकि अनिल जी वीकली एक्सपायरी भी है, बताएं सर आज का सेटअप क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल है, डीआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। तो आज एक नेगेटिव है, वो भी है नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर, लेकिन थोड़ा नेगेटिव है करेंसी को मिलाकर देखें तो। और बाकी मिले जुले संकेत आपके लिए। 17,275, 17,350 ये निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 17,175, 17,250 आए तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनेगा। ठीक है। 17,475, 17,525 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 17,575 से 17,650 तक की यात्रा निफ्टी कर सकता है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली दोनों करनी चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,950 से 40,150, ये 200 पॉइंट की रेंज पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने के चांस कम है। अगर गए, बाजार खराब हुआ, करेंसी मार्केट और बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली नीचे की, तो फिर नीचे डीप सपोर्ट नज़दीक में कोई डंका है नहीं, सीधा लगभग 300 पॉइंट नीचे बढ़िया सपोर्ट मिलता है और वो होगा आपका 39,500 से 39,625। लेकिन ये मजबूत सपोर्ट जोन है, ये बढ़िया वाला है, ये बढ़िया वाला। ठीक है। और ऊपर की तरफ 40,325, 40,425 हल्की फुल्की रुकावट, 40,500 से 40,650 आपके लिए ऊपरी जोन। तो कल के हाईस पार करके निकल कर टिकेंगे, ये मैं अभी नहीं देख रहा बैंक निफ्टी में। जिस तरह से करेंसी कमज़ोर हुई, करेंसी कमज़ोर होने पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है प्राइस एक्शन के लिहाज से। अब आइए
आपको सपोर्ट लेवल बता दूं, 17,475 के नीचे खुलेंगे, इसलिए मैंने पहला सपोर्ट लेवल 17,425 से गिना है। 17,375, 325 ये तो हो गए आपके छोटे सपोर्ट लेवल। 17,300, 17,275 और 17,250 मीडियम, और बड़ा सपोर्ट है 17,175। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,475 और 525 दो छोटे लेवल है, 575, 600 दो मीडियम लेवल और 650 बड़ा लेवल। 5 लेवल ऊपर के दिए, ज़्यादा नहीं है। अब आइए बैंक निफ्टी, 40,375 के आसपास कल आप बंद हुए हैं। पहला सपोर्ट लेवल में 40,150 पे ले रहा हूँ, उसके बाद 40,075 दो छोटे लेवल हैं, 39,950 मीडियम लेवल है, और उसके बाद के लेवल थोड़े बड़े सपोर्ट रेंज में आप घुसते हैं। 39,800, 625, 39,525 और 39,300 तक के इसलिए दे दिए, कभी ज़रूरत पड़े तो आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी शायद ज़रूरत ना पड़े तो बेहतर। 39,900 के नीचे न जाए तो बेहतर है हमारे लिए, वहाँ तक रुक जाएं तो ठीक है। 39,900, हाँ, यानी कि तो भी वहाँ भी काफ़ी जगह है दीप, क्योंकि 400 पॉइंट, 500, 400, 450 पॉइंट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ना गिरे तो बेहतर है। ये तो कम ही होगा सर, वॉलेटिलिटी 1%। 1%, हाँ। इतना ठीक। हाँ, इतना तो बनता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भागा भी है ना उस तरह से, तो बैंक निफ्टी गिरने में भी थोड़ी लीडरशिप ले सकता है। ऊपर के लेवल्स ले लीजिए बैंक निफ्टी में। 40,325, 40,375 दो छोटे लेवल है, 425, 500 मीडियम लेवल, 40,625, 40,700 बड़े लेवल के तौर पर यह आपके लिए। ठीक है, चलिए सारे लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस तो आपके सामने हैं। डेटा समझाएं सर, एफआईएस की पोजीशनिंग, पीसीआर क्या समझना है यहाँ से? देखिए, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, पुट कॉल रेशियो हल्का सा कम हुआ है, ठीक है, कंफर्टेबल है। विक्स में कोई खास बदलाव है नहीं, सो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है वहाँ से, ठीक है। क्या करना है फिर मौजूदा पोजीशन? सेम कल का याद है तो अलग से लिखने की जरूरत आई थिंक लेवल्स तो उतने नहीं बदले होंगे। 25 ही पॉइंट निफ्टी बढ़ा है तो सेम ही आया। 17,425 इंट्राडे है, 17,300 क्लोजिंग। बैंक निफ्टी पे 40,100 इंट्राडे और 39,900 क्लोजिंग, यही मैनेज करना है। शॉर्ट साइड पे हल्का सा बढ़ा है, 17,650 इंट्राडे और क्लोजिंग, 40,650 इंट्राडे और क्लोजिंग, ये आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। नई पोजीशंस पर आते हैं फिर। बेचना है निफ्टी, 17,607 का आपने कल हाई बनाया, उससे थोड़ा ऊपर 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे। 17,425, 375 दो छोटे टारगेट, 17,325 और 302 मीडियम टारगेट, उसके बाद 17,275, 250 और 175 तक के बड़े टारगेट के लेवल्स पर आपको बेचनी है निफ्टी। खरीदना चाहते हैं ज़रूर खरीदिए, 17,175 से 17,250 की रेंज परफेक्ट है, जहां अगर आज पहुंचता है बाजार, देखते हैं पहुंचता नहीं पहुंचता। अभी डाउ थोड़ा फ्यूचर्स पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी, थोड़ा तो अगर मिलता है तो ये रेंज अच्छी है एंट्री करने के लिए, और आराम से रेंज से एंटर करें, लेवल से करें, कोई हड़बड़ी से न करें। लेने के लिए भी हड़बड़ी नहीं करनी और बेचने के लिए भी आपको मौका मिलेगा। कम गैप से खुले या फ्लैट खुल जाए तो ज़रूर बेचिए, ज़्यादा गैप से खुले और सपोर्ट रेंज में आ जाए तो लीजिए, और बीच में खुले तो ऐसे देखिए, इंतज़ार कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। दिवाली के भी तो काम होंगे बहुत सारे साइड में, वो निपटाते रहिए, आज वो कर लें। आज वो निपटाते रहिए। हाँ, किसको विश करना है, किसको गिफ्ट भेजना है, किसके यहाँ से अभी तक नहीं आया, बहुत सारे सवाल दिमाग में चलते रहते हैं, वो क्लियर करते जाए। सबसे ज्यादा तो ये होता है, ये गिफ्ट किसको पास ऑन करना है, वो गिफ्ट वो तो सोन पापड़ी के लिए, सोन पापड़ी के लिए सबसे ज्यादा हर दिवाली पे। बस खाली एक ही चीज ध्यान रखें, जब आए आपके पास सोन पापड़ी तो भी उसकी एक्सपायरी डेट देख लें, पिछले साल की ना हो। एग्जैक्टली। और स्पेशली अगर वो आपको आगे भेजनी हो तब जरूर देख लें, क्योंकि आपने तो गलती कर दी नहीं देखी, लेकिन जिसने देख ली वो आपको माफ नहीं करेगा। माफ नहीं करेगा। वैसे तो सोन पापड़ी देने के लिए माफ नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे तो बात सही। खैर, लेकिन अभी एक आध साल से बंद हो गया है दीप, मतलब सोन पापड़ी में इतने मीम्स नाम बदनाम हो गए। यही बात है, देखो लोग ऐसे ही होना चाहिए। वो कल मैं एक व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रहा था, उसमें मिठाइयों की बड़ी खूब खासियत बताई गई जी। तो उसमें सोन पापड़ी के लिए भी यही लिखा गया था कि सब लोग हेट करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हर साल बनती है। हाँ, मतलब हिम्मत नहीं छोड़ी। ओके, बैंक निफ्टी खरीदें 40,000, सॉरी पहले बेचने वाला कॉल है 40,650 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कल के हाई है उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करना है आपको जी। टारगेट जो बनेंगे दो पहले छोटे वाले 40,200 और 40,150, मीडियम टारगेट 40,075, 39,950, ठीक है। बड़े टारगेट अगर 39,900 के नीचे गए तो 39,800, 625, 525 और 39,300 तक के टारगेट जो सपोर्ट लेवल दिए।
खरीदने की बात है तो मैं तो कंजर्वेटिव दे रहा हूँ आज 39,500 से 39,625 की रेंज में आता तो वहाँ खरीदिए। अब दूसरा जो जगह खरीदने का है वो 39,900 से 40,000 के बीच में बनता है। वो हम उस समय का मूड माहौल देखकर 9:08 के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या वहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है। समझो डाउ फ्यूचर अभी 50 नीचे है तो वहाँ ले सकते हैं हम, राइट। 39,925-50 के आसपास। यही डाउ फ्यूचर 200-300 नीचे हो जाए तो हम नहीं लेंगे वहाँ पे, हम आराम से लेंगे नीचे। करेक्ट। तो अभी 39,500 39,625 की रेंज को नोट करके रखें। अगर गलती से इस रेंज में आए तो यहाँ लेना है। 39,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 39,700, 800, 925 तीन छोटे टारगेट, 975, 40,075 मीडियम टारगेट, 40,150 और 40,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। समझ गया सर। चलिए, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज थोड़ा बाजार गिरावट के मूड में दिख रहे हैं। ओपनिंग के बाद क्या संभलते हैं ये जानना जरूरी रहेगा। बैन लिस्ट में कोई अपडेट नहीं है सर। BHEL, जी, इंडिया सीमेंट, डेल्टा, इंडिया बुल्स हाउसिंग सारे के सारे बैन में अभी भी बने हुए हैं। थोड़ा फंड्स का भी डेटा समझाएं सर। आज FIs की क्यूज आपने वैसे तो न्यूट्रल रखे हैं, कैश में हल्की हल्की बिकवाली चल रही है। कल फ्यूचर्स में भी थोड़ा, इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की हाथ रोका है, ऐसा बेचा नहीं कहूंगा, हाथ रोका है। 141 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 154 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो बराबर है। 450 करोड़ का कैश की बिकवाली कोई खास आंकड़ा है नहीं। लोकल फंड ने 900 करोड़ के आसपास का खरीदा, ठीक है। 4,350 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस खरीदे हैं FIs ने, थोड़ी हेजिंग करने के लिहाज से, क्योंकि जब अनिश्चितताएं थोड़ी सी वो कम, एक तरफ करेंसी आपको बोल रही है कि कमजोर होना है, दूसरा मार्केट कमजोर नहीं होते, ग्रीन में बंद हो रहे हैं, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स भी कोई खास कल कमजोर थे नहीं। रात को भी ऐसा नहीं कि डाउ कोई बहुत गिरा हो, अभी भी डाउ फ्यूचर्स 100 से वापस 40 पॉइंट रह गया। सो मार्केट अभी है ना वेट एंड वॉच वाले मूड में ज़्यादा है। तेजी करने के लिए आपको कारण नहीं मिल रहा, लेकिन गिरने के लिए भी इनकार कर रहा है कि मैं जोर से गिर जाऊं। करेक्ट सर। वैसा भी तो नहीं दिख रहा। अगर चाहे तो क्यों नहीं गिर सकता। बॉन्ड यील्ड्स को देख लो, डॉलर इंडेक्स को देख लो, करेंसीज को देख लो, तो गिरना चाहो तो गिर जाओ। लेकिन गिरने की भी हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है। वापस से जो पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं उस पर चले जाते थे, और वो ये है कि ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है जो बेस फॉर्मेशन का काम कर रही है। बाकी सब चीज़ों, और कभी भी जब से एक साथ सारी खराब खबरें आपको आएगी तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि बाजार का बॉटम बना है, लेकिन बॉटम तो हमेशा बाजार का तभी बना है जब एक साथ सारी खराब खबरें आएंगी। यस सर। करेक्ट सर। लॉकडाउन के वक्त बॉटम बना था। करेक्ट। और जिस दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव खबरें थी उसी दिन बॉटम बना था। करेक्ट। और हम लगातार ये कहते भी थे कि जब वैक्सीन आ जाएगी बाजार टॉप कर देगा। और जब वैक्सीन आई उस समय उसके बाद 4 महीने 6 महीने तक बाजार ने कुछ नहीं किया। तो ये तो चलेगा ही। तो इसलिए ये पिछले 7-8 दिन से अमेरिकी बाजार जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रही है। अब इसमें रिस्क एक ही होती है जो ध्यान में, कभी कभी बेयर मार्केट में ऐसी कोशिश होती है कि तेजी से बाजार ऊपर आए और वो ये आपको कहे कि बस सब तेजी, मंदी खत्म, अब तेजी, अब आ जाओ, और उसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा। इस बार वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये वॉलेटिलिटी होना ज़्यादा बेहतर है कि एक तरफा वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी सबको पसंद आती है, उतार चढ़ाव किसी को पसंद, हमको भी नहीं आता। एनालिसिस करने में नानी याद आ जाती है। बिल्कुल। अभी कुछ देखें, दोपहर में कुछ हो जाए, शाम को कुछ, कल सुबह कुछ, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब ये चीज़ें मुश्किल होती है, जब ट्रेंड पकड़ना मुश्किल, तभी बेस फॉर्मेशन होता है। ये कई बार आप, अगली बार आप खुद भी ये फॉर्मूला लगा कर देखिए, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। सो आई थिंक जो अमेरिका में हो रहा है वो ठीक हो रहा है मार्केट के लिहाज से। उम्मीद करें कि इस बेस फॉर्मेशन के बाद कहीं के रुक कर बन जाए बेस, बनने की कोशिश। ठीक है, चलिए, तो बेस फॉर्मेशन के संकेत में ये एक पॉजिटिव है, बट उतार चढ़ाव तो बना हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल सर कोई वायदा कारोबार के लिहाज से? 17,500, 64 लाख शेयर पुट में है, 73 लाख शेयर कॉल्स में, 17,500। अब आपके लिए एक बार 475, 525 बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। मुश्किल है उसके पार निकल के टिकना। हो गया गलती से तो भी 17,600 तो अब आपके लिए बड़ा माउंट एवरेस्ट हो गया। 88 लाख शेयर कॉल्स में वहाँ पर खड़े हैं, राइटर्स दबाकर बैठे हैं शॉर्ट बनाकर। सो अब उसके ऊपर तो आज एक्सपायरी के दिन जाना बनता नहीं है। नीचे सपोर्ट इमीडिएटली 17,400, 17,300 दोनों ही लेवल पर है। लेट्स सी कहाँ पर खुल के आगे क्या कुछ करते हैं। दिक्कत ये है कि अगर आप 17,400 के नीचे खुलकर टिकते हैं अभी, तो फिर करीबन 1.5 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो आपके लिए रिस्क पर आ जाएंगे आज की एक्सपायरी के, जो पुट राइटर्स बैठे हैं 17,400 के ऊपर पुट बेचकर। सो 17,400 जब तक होल्ड कर रहे हैं ठीक है, 17,500 के तो नीचे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से खुलने के बाद आपको जो बड़ी रेंज देखनी है, एक बार तुरंत 17,400, 17,500 देखनी है। और अगर 17,400 के भी नीचे और टिकते हैं तो ज़्यादा खराब है। बैंक निफ्टी
40,000 मेक और ब्रेक लेवल वही है आपके लिए नीचे की तरफ, 23 लाख शेयर है वहाँ पर पुट में, और इसके नीचे जाने पर कमजोरी बढ़ेगी तो 39,900 40,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में 40,500 40,600 भरपूर सप्लाई की जगह है, ठीक है। 31 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इमीडिएटली सपोर्ट 40,200 पर है, इमीडिएटली रुकावट 40,400 पर है। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है। 40,400 40,600 आए बेचना है, 39,900 40,100 आए तो अगर ग्लोबल मार्केट ठीक लगे तो वहाँ शॉर्ट काट के देख सकते हैं माहौल को देखते हुए। ये एफएनओ के डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। थोड़ी तो करेंसी बाजार से परेशानी आ रही है, वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। बट नतीजों की भी बात करें अनिल जी, कल ढेरों नतीजे आए, पोस्ट मार्केट बैंकिंग भी फोकस में है, फाइनेंशियल्स भी फोकस में है। कैसे लगे आपको कल के कुछ नतीजे? कौन से वाले जानना चाहते हैं? देखिए, इंडसइंड बैंक नंबर्स बढ़िया हैं, लेकिन ऐसे नंबर नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि बहुत ही तोड़ फोड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसके ऊपर स्टॉक भागा हुआ है ऑलरेडी। इस साल मेरे ख्याल से स्टॉक 40-45% का रनअप ऑलरेडी दे चुका है, तो स्टॉक में अच्छे नतीजे हैं काफ़ी हद तक। इसलिए मैं बहुत बुलिश नहीं कि हाँ, ऐसे नतीजे नहीं कि जिसकी वजह से गिरने जैसे नतीजे नहीं, ये आप कह सकते हैं। नंबर्स उस हिसाब से ठीक है इंडसइंड बैंक। तो प्राइस एक्शन क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नंबर्स अच्छे हैं, बट हाँ, ऑलरेडी कोई जबरदस्ती तो है नहीं ना, नंबर्स ठीक है, लेकिन स्टॉक भागा हो तो अपने कोई ऐसा जबरदस्ती ऐसा तो है नहीं कि कसम नहीं हमको प्रेडिक्ट करना है कि ये स्टॉक ऐसा ऊपर या नीचे होगा। कोशिश करते उसमें भी गलत हो जाते हैं, तो फिर जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं तो वहाँ क्यों करें? बराबर, सिंपल सी चीज़ है। तो इंडसइंड बैंक 3 महीने में 45% बढ़ा हुआ है स्टॉक, तो उस हिसाब से एयू स्मॉल फाइनेंस, हाँ ये बढ़िया स्टॉक, और ये आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर नंबर्स बढ़िया है हर एक लिहाज से, तिमाही दर तिमाही आप देखिए परफॉर्मेंस हर एक लिहाज से बढ़िया है। ये 3 से 5% की जगह इसकी बनती है। अगर कोई अच्छा सामान्य दिन होता मार्केट के लिए और ज़्यादा गैप से नहीं होता तो एयू स्मॉल फाइनेंस बढ़िया कमाल कर सकता था, और स्टॉक ज़्यादा भागा हुआ भी नहीं है, ये एक अच्छा है। हेवल्स कमज़ोर नतीजे ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत ही ख़राब है, लेकिन शायद एक आध क्वार्टर के बाद ठीक होना शुरू करें। स्टॉक हल्का सा कमज़ोर हुआ है, और पूरा इस साल हेवल्स की परफॉर्मेंस लगातार कमजोरी है, तो खराब नतीजे कुछ हद तक प्राइस इन है। अगर इन नतीजों के बाद ऊपर खुला तो गिर जाएगा, और नीचे खुला तो वापस रिकवर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जैसा खुलेगा उसका विपरीत हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। फ्लैट खुला तो फिर भगवान जाने। लेकिन नंबर्स मतलब अच्छे नहीं है। नवीन फ्लोरिन, ये नंबर्स मामला ढीला। पहले मुझे लगा कि शायद कुछ वन ऑफ होगा इन नंबर्स में, बहुत ही कमजोर नतीजे नवीन फ्लोरिन के, और आज का एक्सीडेंट यही हो सकता है अगर कोई सबसे खराब प्रदर्शन करने का। लेकिन फिर भी आजकल क्या है, रिजल्ट्स के मामले में स्टॉक वियर्ड, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का रिएक्शन देते हैं, तो ट्रेंड देख लीजिए। अगर ख़राब होना है तो काफ़ी ख़राब हो सकता है, अच्छा होने के लिए इसमें कोई जगह है नहीं। रेवेन्यू मिस आया है, मार्जिन्स कम है, मुनाफा वगैरह हर एक फ्रंट पर नवीन फ्लोरिन काफ़ी कमज़ोर है। ये रिजल्ट परसिस्टेंट बहुत बढ़िया नंबर्स है, तिमाही दर तिमाही शानदार परफॉर्मेंस है हर एक लिहाज से। स्टॉक मजबूत भी है, भागा हुआ भी है, लेकिन थोड़ा और बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। परसिस्टेंट अच्छे नंबर से। चलिए, तो ठीक है। कैश के मैंने देखे नहीं कोई खास ऐसे दमदार बहुत तोड़ फोड़ या बहुत खराब हो, ऐसे कोई नंबर्स मुझे मिले नहीं। ये है बस। ठीक है, चलिए, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे आज के नतीजे, और कुछ और नतीजे आइए इन पर हमारी टीम से। हाँ, इंटरेस्टिंग जो देख मेट्रो ब्रांड्स एक्विजिशन ऐसे देखने में नंबर्स आपको बहुत बड़े दिखेंगे, लेकिन तिमाही दर तिमाही यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ में कमी आई है। ये देखना है कि आज, और स्टॉक भागा हुआ है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट उस पर रिएक्शन देता है या नहीं। मैनेजमेंट भी होगा हमारे, अच्छा मैनेजमेंट है, तो चलो ये पूछेंगे उनसे, ठीक बात करेंगे। चलिए, तो काफ़ी कुछ एक्शन है आज बाजार के लिए, और नई लिस्टिंग भी है सर 9 बजे। 9 बजे। और क्या, अभी सब लोग आ गए तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। ट्रैक्शन को कितना ट्रैक्शन मिलेगा? वैसे तो मिला कम ही था, 2 गुना भरा था। आजकल 2 गुना भरने को हम कम मानते हैं। देखो हम भी कैसे अनरीजनेबल हो गए हैं, है ना। ठीक है, चलिए सर, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर करनी है बातचीत। आइए, सबसे पहले नतीजे जो हैं ये जान लेते हैं, और फिर खबरों के बारे में, ब्रोकरेज पर भी करना है फोकस। अरमान, नुपुर, कुशल और आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? जी, निफ्टी में आज 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिसमें एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। एफएनओ में 11 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें कैनरा बैंक, ग्रेन्यूल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यूनाइटेड ब्रेवरीज और इंडिया मार्ट इंटरमेश जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें क्लीन साइंस, इकरा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेंसा टेक्नोलॉजी और आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। सुजलोन एनर्जी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें राइट इशू जो है इनका आज से बंद हो जाएगा।
उसी के साथ साथ आज जो डिफेंस के लिए फर्स्ट जो पहला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो इनोग्रेशन करेंगे डिफेंस एक्सपो का, हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं वो डिफेंस एक्सपो का इनोग्रेशन करेंगे। उसी के साथ साथ महंगाई पर उच्च स्तरीय बैठक भी है 5:30 बजे शाम को, और बैठक में खाद्य सचिव, उपभोक्ता मामले सचिव और कृषि सचिव आदि जो सचिव हैं वो सब मिलके इन सब पर त्योहारी मांग और उस सब डिमांड पर डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में अगर आप बात करेंगे आईपीओ, जिसमें ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी आईपीओ जो आज से लिस्ट होने वाला है, जिसको अगर आप कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो वो लगभग 2 गुना मिला था और इश्यू प्राइस 80 रुपये का। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आइए नुपुर से जानते हैं उनके पास कौन से रिजल्ट्स हैं। मॉर्निंग नुपुर, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडसइंड बैंक जो नतीजे वो काफ़ी बढ़िया रहे। एनआई 18% से ऊपर है पिछले साल की तुलना में। प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया है, अनुमान से बेटर आते दिखा। ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए वहाँ भी थोड़ा सा सुधार इस बार आते दिखा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी बढ़िया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग Q2 परफॉर्मेंस है कंपनी का, अनुमान से भी काफ़ी बेटर रहा। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीबन 44% से बढ़कर इस बार आई है। प्रॉफिट में भी 23% की ग्रोथ है और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी 4.9% से बढ़कर 6.2% पिछले क्वार्टर से आते दिखे। हैवेल्स देखे तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे ऑपरेशनल लेवल पे। जो वर्किंग कैपिटल है वो भी बढ़ता हुआ दिखा, जो इन्वेंट्री बढ़ी है कंपनी की और जो पेबल्स है वो भी कम होते नजर आए इस बार। रेवेन्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे मिस है, वहाँ पे 14% की ग्रोथ है YOY बेसिस पे, लेकिन जो मार्जिन है वो 14% से कम होकर 8% रह गए, अनुमान था 11% के आसपास का। मैक्स फाइनेंशियल मिले जुले नतीजे आते दिखे। यहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम इनकम जो है वो 41% से ऊपर है। जो VNB मार्जिन है वो बढ़े तो हैं 21% से 27% होते दिखे, लेकिन अनुमान 29% के आसपास का था। नवीन फ्लोरिन काफ़ी कमज़ोर नतीजे रहे कंपनी के। अगर हम दूसरी तिमाही की बात करें तो चाहे वो रेवेन्यू हो, ऑपरेटिंग मार्जिन हो या प्रॉफिट हो, हर तरफ मिस आते दिखा इस कंपनी के लिए। OFSS की बात करें तो यहाँ भी कमज़ोर नतीजे, जो कंपनी की आय है वो करीबन 2% से कम होकर आई है। मार्जिन 51% से कम होकर इस बार 40% के आसपास आते दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। कुशल, मॉर्निंग, आप भी बताइए कौन से नतीजे लेकर आए हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर दीप ध्यान रखिए, नंबर्स बेहतर साइड पर दिख रहे हैं। मार्जिन्स 14.6% पर आए हैं, हमारा अनुमान 13.4% का था और QOQ बेसिस पर भी 30 बेसिस पॉइंट की बढ़त है। साथ ही मुनाफे के लिहाज से 220 करोड़ आता हुआ दिखा है, 213 करोड़ के एस्टिमेट्स के अनुमान के मुताबिक, और एट्रिशन रेट भी कंपनी का कम हुआ है 23.7% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कैश सेगमेंट से DCM श्रीराम लिमिटेड नंबर्स देखेंगे तो कमजोर साइड पर दिख रहे हैं। मार्जिन्स 13% से गिरकर 9%, प्रॉफिटेबिलिटी 19% गिरकर 128 करोड़ पर आती हुई दिखी है। 5 पैसे कैपिटल यहां पर नंबर्स के लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी 1.4 करोड़ से बढ़कर 10.7 करोड़ पर आई है। साथ ही NII कंपनी की लगभग 19% की ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली। हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स आय के लिहाज से 7.5% बढ़कर 1747 करोड़ पर आई है। कंपनी की मार्जिन्स लेकिन गिरी है 13.2% से गिरकर 10.1% और मुनाफा 51% गिरकर लगभग 42.5 करोड़ पर आया है। तो नंबर्स ओवरऑल देखेंगे तो कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ई मुद्रा लिमिटेड यहां पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, 19% आय बढ़ी है, मार्जिन्स 34% से बढ़कर 37% और मुनाफा भी लगभग 56% बढ़कर 16 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही बेंगलुरु चेन्नई के जो डेटा सेंटर्स है इसका काम मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा, ऐसा कंपनी की तरफ से अपडेट है। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट यहां पर भी नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं 61% पर। साथ ही कंपनी का जो आय है वो लगभग 1.5% बढ़कर 309 करोड़ पर और मुनाफा 2% गिरकर, तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं निपॉन लाइफ AMC की तरफ से आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे कुछ नतीजे। आइए सेकंड राउंड ऑफ नतीजे और खबरों की करते हैं शुरुआत। अरमान बताइए कौन से नतीजे आपके जी, IIFL वेल्थ जहाँ पे नतीजे थोड़े बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 4% बढ़ी है, मुनाफे में भी लगभग आपको 22% की बढ़ोतरी देखी गई है और कंपनी ने 17 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का घोषणा भी की है। शॉपर स्टॉप घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, आय में लगभग 58% की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है 11.3% से बढ़कर 16.3% और जो पिछली बार घाटा था लगभग 3.5 करोड़ का, इस बार मुनाफा आया है लगभग 16 करोड़ का।
मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पर नतीजा वाई अगर आप देखेंगे तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 47% बढ़ी है, मार्जिन्स लगभग 29.8% से बढ़कर लगभग 31% के आसपास आए हैं। उसी के साथ साथ बोर्ड ने क्रेवटेक्स ब्रांड्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। और ये जो क्रेवटेक्स ब्रांड्स है ये फिला और प्रोलाइन जैसी ब्रांड्स है जो इंपोर्ट करके भारत में बेचती है, और इसका कुल मार्केट कैप 98 करोड़ का है। और कंपनी ने जो प्रेस रिलीज में जो बताया एंटरप्राइज वैल्यू 202 करोड़ का है। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज नतीजे थोड़े कमजोर हैं, आय लगभग 3% घट कर आई है, मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है 44.7% से घटकर 28% पर, और मुनाफा भी लगभग 36% कम आया है। होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे बढ़िया हैं। एनआईआईज लगभग 46% बढ़कर आई है, और डिसबर्समेंट में भी 36% का उछाल देखा गया है। और अंत में रैलीज इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आय लगभग 31% बढ़ी है, मार्जिन्स भी थोड़े बहुत स्लाइटली इंप्रूव होते हुए आए हैं 12.1% से बढ़कर 12.4% के आसपास, और मुनाफे में भी 26% की बढ़ोतरी देखी गई। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरें और नतीजे जो अब तक आए। आइए अब कुछ खबरों की करते हैं शुरुआत। अनुपुर बताएं कौन सी खबरें आपके पास? खबरों में सबसे पहले लुपिन, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आती दिखी है कंपनी के लिए। यूएस एफडीए से जो इंस्पेक्शन किया था उन्होंने पुणे प्लांट में अक्टूबर में, वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आए हैं। फॉर्म 4083 जारी किया गया, 17 ऑब्जर्वेशन के साथ है, तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आज फोकस में, क्योंकि ट्राइटॉन ईवी के साथ 8060 करोड़ का जो एलओआई मिला है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, और 2 साल में इसे पूरा भी करना है। कावेरी सीड 27 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है, जहां पे शेयर बायबैक पे विचार होने वाला है। जिंदल स्टील एंड पावर, जहां पे ग्रीनको ग्रुप के साथ कंपनी ने एमओयू साइन किया है 1000 मेगावाट कार्बन फ्री एनर्जी बनाने के लिए। टीवीएस मोटर्स काफ़ी फोकस में काफ़ी दिनों से, और एक न्यूज़ आती दिखी यहाँ पे जेनजेड के लिए स्मार्ट कनेक्ट टेक्निक के साथ टीवीएस लैंडर लॉन्च करने वाली है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। अदानी एंटरप्राइजेस एनडीटीवी मामले में जेएम फाइनेंशियल से सेबी को लेटर लिखा गया है, तो यहाँ पर भी नज़र रखनी होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। कुछ और खबरें भी हैं कुशल के पास। कुशल बताएं कौन सी है? बिल्कुल, तो एसपी अपैरल्स पर खबर है, इनकी बायबैक की डेट्स आ चुकी है। 3 नवंबर को बायबैक खुलेगा और 17 नवंबर को ये बायबैक बंद हो जाएगा। कुल बायबैक साइज 35 करोड़ रुपए का है। साथ ही आईआरबी इंफ्रा पर नजर रखिए। यहाँ पर MBEL जो कि एक SPV है, उसने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए लगभग 533 करोड़ की इक्विटी फंड रेजिंग पूरी कर ली है। और अंत में एंजल वन, जहाँ पर IFC फिनकॉर्प FDI ने लगभग 1.15 लाख शेयर्स बेचे हैं। हिस्सेदारी 4.1% से घटकर 4.04% हो गई है, तो इस वजह से एंजल वन भी फोकस में रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें। काफ़ी सारी खबरों पर रिएक्शन आएगा, बट ढेरों रिपोर्ट्स भी हैं आज। आइए इन पर करते हैं फोकस। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं बड़े नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दिपाशु। इंडसइंड बैंक के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए CLSA की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1400 रुपये का लक्ष्य दिया, हालांकि 1218 की क्लोजिंग है। कमेंट्री अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि असेट क्वालिटी यहाँ पर अगर आप देखें तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, सिमिलरली 1400 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है, लेकिन ये मान रहे कि जो पहला भाग है साल का वो काफ़ी बढ़िया है, और FY23 के आसपास तक आप देखें तो करीब करीब 20% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1330 से बढ़ाकर 1530 रुपये कर दिया है। वहीं JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 1250 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने भी अगर आप देखें तो जो लक्ष्य है वो इन्होंने 1280 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, यानी 1400 रुपये के आसपास अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक में कंसेंसस एस्टीमेट जो है वो निकल कर आ रहा है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और बैंक है जहां पर आपको नजर रखनी है। सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने 765 से बढ़ाकर 805 कर दिया है, 626 की क्लोजिंग है। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने रिवाइज किया, 510 से बढ़ाकर 530 कर दिया, 626 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि यहाँ पर भी करीब 25 से लेकर 30% तक की जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 875 रुपये के लक्ष्य के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स आई हैं, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं 7200 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए दिया, लक्ष्य 7230 से बढ़ाकर 7570 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 8800 से लक्ष्य को घटाकर 8500 कर दिया है। CLA से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 7200 रुपये के लक्ष्य के लिए।
वहीं CLSA का मानना है कि वॉल्यूम्स में देखें तो इजाफा देखने को मिला, हालांकि ऑपरेटिंग लिहाज से देखें तो नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिले, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउस अधिकतर मान रहे हैं कि पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो प्रदर्शन ठीक ठाक देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेस्ले, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 18,760 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 14,566 रुपये का नीचे का लक्ष्य दिया है। सिटी ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 21,600 से बढ़ाकर 22,750 कर दिया है। और जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 17,200 से बढ़ाकर 17,800 कर दिया है। ओके, तो ये तो रही कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर आपको करना है फोकस। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, HDFC AMC यहाँ पर CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 2,330 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है। सिटी ने सेल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1,825 से बढ़ाकर 1,890 कर दिया, 1960 की क्लोजिंग है। JP मॉर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 2,200 से लक्ष्य को घटाकर 2,150 कर दिया है। निप्पॉन लाइफ यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य थोड़ा सा घटा है, 3,385 से घटाकर 370 कर दिया है, 265 की क्लोजिंग है। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया मान रहे कि 5% की डिविडेंड यील्ड है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, और साथ में अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इनके अनुमान से बेहतर है, तो स्टॉक के ऊपर खास नजर रखेंगे। हैवेल्स यहाँ पर कमजोर नतीजे हैं, CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,330 रुपये के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि मार्जिन इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले हैं। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, 1,340 रुपये का लक्ष्य दिया है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1,414 रुपये के लक्ष्य के लिए। नवीन फ्लोराइन अंत में यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है, नतीजे जो है कमजोर साइड पर हैं। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, और ये मान रहे कि रेवेन्यू, एबिट और पैट तीनों लिहाज से अगर आप देखें तो अनुमान से कमजोर नतीजे हैं। 4,060 रुपये का लक्ष्य दिया है, 4,350 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए आज सारी की सारी रिपोर्ट्स। और इन रिपोर्ट्स में जो दीप मुझे रिपोर्ट्स अच्छी लगी है वो है अल्ट्राटेक की। नतीजे के बाद जो रिपोर्ट्स है, अब एक ज़माना था अल्ट्राटेक में सारे टारगेट 6 से 6,500 की रेंज में आते थे। अब 7 से 7,500 की रेंज में आने लग गए टारगेट। तो टारगेट सबके बढ़कर आने लग गए, और 8,000 प्लस के भी टारगेट आपको अल्ट्राटेक में दिख रहे। तो ये स्टॉक है जो भले ही नतीजे के बाद कल सुस्त रहा, लेकिन अगली तिमाही की उम्मीद में ये कमाल करने की तैयारी में मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज मेरी नज़र अल्ट्राटेक सीमेंट पर है। बाजार का मूड जरा भी सुधरा, अल्ट्राटेक ये कमाल करेगा। 8,500 मॉर्गन स्टैनली सबसे बेस्ट टारगेट उसी का है, हालांकि उन्होंने 8,800 से कम जरूर किया है, फिर भी सबसे हाईएस्ट टारगेट वही है। आइए करते हैं मुलाकात, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हाँ आपके साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपर्ट्स है हमारे साथ तैयार। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आपने गिनती तो ठीक करी, 7 एक्सपर्ट हैं, बट अनिल जी पिक ऑफ द डे के लिए 6 ही एक्सपर्ट हैं। मेरा अनिल जी नोटा है। थैंक गॉड आपने गिनती पे सवाल नहीं उठाया। खाली नहीं तो मेरा तो पता चला कि अर्ली रिटायरमेंट हो जाता आज कि आपने गिनती बराबर नहीं की। तो बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद नोटा का इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने मेरी गिनती को सही ठहराया। कुणाल जी प्रभावित हैं आप बंसल जी से? आप कुछ लाइफ में करने का इरादा रखते हैं? सबसे पहले सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल इरादा है अनिल जी, और जो बंसल जी की कमियां अनिल जी वो मैं इतने सालों से पूरा करता आया हूं। तो अनिल जी आज भी अनिल जी एक पिक आपके सामने रखूंगा अनिल जी। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी। लगता है दिवाली के कपड़े कुणाल जी के सिल के आ गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, फीलिंग ऐसी आ रही है, हाँ, है ना? बिल्कुल जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, और खरीदना है सिटी यूनियन बैंक, यानी कि कब को खरीदना है अनिल जी? और खरीदना है जब इसमें कुछ गिरावट आए, यानी कि आज अगर मान लीजिए नीचे के लेवल्स पर आपको मिल जाए तो वहां पर इसको बाय करें। इसके वीकली चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा है, और मुझे लगता है कि जितने भी बैंक्स हैं उनमें आपको एक तेजी बनेगी अगले सप्ताह। मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय है। CUB यानी कि कब में यहां पर स्टॉप लॉस रख लें 188 का, और 200 रुपए के एक मुश्त टारगेट के लिए CUB यानी कि सिटी यूनियन बैंक में मेरी खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए राय सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी की। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे को बढ़िया लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है नेस्ले। नेस्ले के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। कल और लास्ट 2-3 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया, अच्छा मूव दिखाया, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक किए। तो कोई भी डिप अगर आज मिलता है 100-150 रुपए का नेस्ले के अंदर 19,700 19,600 के पास,
तो लोअर लेवल्स पे नेस्ले में खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 19,300 का स्टॉक के अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 20,200, 20,400 ये लेवल नेस्ले में आज और एक दो दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा नेस्ले। जिसके नाम में हिल है, ये भूल गए आप? नेस्ले। हाँ? नहीं अनिल जी, बिल्कुल भी नहीं भुला। अच्छा याद है ना। हाँ, हमको तो आपने जिसके याद नाम करवा में दिया। पहले। हाँ, पता चला हमको याद करवा के आप ही भूल गए। ऐसा तो नहीं है। हाँ, जिसके नाम में हिले वो है नेस्ले। ऐसा एक बार हमारे सुमित जी ने हमें कहा था, रट्टा लगवाया था, याद है। आइए तो नेस्ले में खरीदारी करने की राय बताएं सर। किरण जी, आपका क्या इरादा है? अनिल जी, बाय करने की सलाह है, पर थोड़े से निचले स्तरों पे सीमेंस बाय करना है। आपका रेंज रहेगा 2860 2840, इस रेंज में आपको एक्यूमुलेट करना है। 2820 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 2950 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 2820 के स्टॉप लॉस के साथ 2950 के टारगेट के लिए। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे होगा एसआरएफ में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा, पर कंडीशनल बाई है। 2600 के ऊपर ही खरीदेंगे। एक कंसोलिडेशन फेज में है जिसका ब्रेकआउट 2600 के ऊपर आएगा और मुझे लगता है कि मार्केट अगर वीकनेस के साथ खुलेगा तो ये स्टॉक भी नीचे ही खुलेगा, तो वहाँ पे कुछ करने का सलाह नहीं है। जब ये स्टॉक 2600 के ऊपर आएगा तभी इसमें खरीदारी करने का सलाह देना है और इसका जो टारगेट्स रहेगा वो रहेगा 2635 से 2655। इंट्राडे का टारगेट्स ही होगा। 2600 के ऊपर अगर जाके सस्टेन करने लगता है तो 2575 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, तो ये राय आपके लिए खरीदारी करने की एसआरएफ में। राजेश पालिया साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पालिया साहब, सुप्रभात। बताएं सर आज की आपकी पसंद का शेयर। मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगा पीवीआर। कल के सेशन में देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। नियर टर्म सेटअप पे देखें तो स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। कल जिस तरीके से प्राइस एक्शन था, हमें लगता है ये स्टॉक में आज के सेशन में एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1820 1830 तक के अपसाइड के टारगेट पीवीआर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1750 का। 1750 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको पीवीआर में। ये राय पालिया साहब की तरफ से। तैयार है हमारे साथ सेठी साहब भी। सेठी साहब, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज का मेरा पिक ऑफ द डे है, एक सरप्राइज स्टॉक है, इन द सेंस जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करनी है और ये मैं जानता हूँ कि आज ये स्टॉक F&O के बैन में है, तो जो निवेशक है या जो ट्रेडर है उनसे यही सलाह है कि इसको कैश मार्केट में खरीदे। 271 के लेवल पे बंद हुआ है, 265 का स्टॉप लॉस, 280 का टारगेट, और इसको आज खरीदने के पीछे कारण है, एक तो देखिए इसकी जो काफ़ी कुछ जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। एक तो जो CCI का अप्रूवल आना था वो आ गया, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ गया, फिर इन्वेस्टको की जो ब्लॉक डील होनी थी, जो एक हैंगओवर था वो भी हो गया। 5% के करीब उन्होंने अभी ब्लॉक डील के जरिए बेचा, जिसको नोमुरा ने खरीदा है। बट आज इस स्टॉक पे इसलिए बुलिश हूँ कि कल यूएस में नेटफ्लिक्स में 13% की तेजी हुई है। नेटफ्लिक्स के स्टॉक में कल 13% की तेजी हुई है, जबकि यूएस के मार्केट्स खराब थे और वहां पे नेटफ्लिक्स ने बहुत ही शानदार एक तो नतीजे पेश किए, दूसरा आउटलुक बहुत अच्छा बताया। और मुझे लगता है उस तरह का अगर एक फॉर्मिडेबल आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो जी और सोनी के मर्जर के बाद यही होने वाला है। तो मुझे लगता है आज अच्छा करना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि F&O के बैन में है। तो 280 285 के टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, बताएं सर इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? अनिल जी, बाकी के और 4 स्टॉक्स और देता हूं अनिल जी F&O में, जिनमें आज जो गिरावट आ रही है उसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो सुबह के गैप डाउन में अगर नीचे मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडसइंड बैंक नतीजे बहुत ही अच्छे थे, मुझे लगता है हालांकि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हुई है, बट अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा तो इंडसइंड बैंक तो बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। नतीजे बहुत अच्छे हैं और आज इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 1245 का टारगेट है, 1205 का स्टॉप लॉस। जो तीसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स, एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। होटल सेक्टर पे बुलिश हूँ, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, रिजल्ट्स इस क्वार्टर के बहुत अच्छे आएंगे और आज ये जो गिरावट है मुझे लगता है एक अच्छा मौका होगा इस गिरावट में इस स्टॉक को खरीदने का। 330 का टारगेट है, 315 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज, एक बड़ी प्राइस का स्टॉक है बट एक बहुत दमदार क्वालिटी की कंपनी है। नतीजे इसके अभी देरी है, शायद 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, बट मुझे लगता है ये जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है बहुत अच्छी एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट है 54,000 का, स्टॉप लॉस 52,500
और फाइनली आज नतीजे आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के, इस स्टॉक पे मैं बुलिश रहा हूँ। ये नतीजे तो विदाउट एनी डाउट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों में बाजार में जब तेजी थी तो इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, तो इस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज चलना चाहिए, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 7470 के टारगेट है, 7340 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं सिटी साहब की तरफ से, नजर रखिए। जी एंटरटेनमेंट पसंद है, कैश में जरूर इसको ट्रेड करें। और इसके साथ ही इंडसइंड, पेज, इंडियन होटल्स, बजाज फाइनेंस, सारे दिग्गजों पर ही फोकस ज्यादा है आज सिटी साहब का। ये आपके लिए किया जा रहा है। बंसल जी, सब लोगों की इतनी सारी पिक्स देखकर अगर अब भी आपका मन हो गया तो मैं आपको एक मौका और दे सकता हूँ पिक ऑफ द डे का। और अगर आप दबाव महसूस कर रहे हो तो वो भी बता दे। नहीं देखिए अनिल जी, पहले तो आपको अनिल जी एक कॉम्प्लीमेंट है। अनिल जी देखिए, वो कहा जाता है ना कि कोशिश है करते रहना चाहिए। अनिल जी, आप तकरीबन 2 साल से अनिल जी कोशिश कर रहे हैं कुणाल जी गुरुवार को प्लेन वनीला शर्ट पहन के ना आए। और अनिल जी इतने आग्रह के बाद आज पहला गुरुवार है मेरे ख्याल से 1.5 साल में कि कुणाल जी प्लेन वनीला शर्ट पहन के नहीं आए हैं। तो अनिल जी आपकी कोशिश होगी अनिल जी कामयाब। और अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे तो अनिल जी निकालने को निकाल दूं, बट देखिए कार्ड पार्टीज भी अनिल जी शुरू हो गई हैं, तो किसी ना किसी को अनिल जी उसका भी भार उठाना है। तो अनिल जी कल से मैंने कार्ड पार्टीज में जाना शुरू कर दिया है। अच्छा। तो 1-2 दिन की बात है, यहाँ सिटी साहब ने मेरी कमी पूरी कर दी है, तो मैं विदाउट पिक ऑफ द डे ही ठीक हूँ अनिल जी आज। अच्छा, कार्ड पार्टी 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाती है। अच्छा, वाह, हफ्ता 10 दिन बल्कि। गजब। तो बंसल जी ऑनलाइन खेलते हैं कि वहाँ दोस्तों के साथ मिलके? अनिल जी फिजिकली, अनिल जी ऑनलाइन वाला बंदा नहीं हो अनिल जी, मैं शॉपिंग भी फिजिकल करता हूँ और गेम भी अनिल जी फिजिकल है, तो उसका अनिल जी पानी अलग अनिल जी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, ये स्ट्रेस बस्टर है, यहाँ पे लोगों के लिए मजा आता है। बंसल जी पैसे ज़्यादा मत लगाना, थोड़ा मार्केट के लिए भी बचा के रखना, बस ये हमारे साथ सारे उधर मत लगा देना, थोड़े इधर के लिए भी रखना। चलिए बढ़ते आगे, जो स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले हैं उन पर करते हैं फोकस। और